अंडरवाल साहब, देश के वॉरेन बुफे भी इनको हम कहते हैं, और बहुत ही बढ़िया देखिए रिसर्च करने के लिए जाने जाते हैं। स्वागत है सर सीएनबीसी आवाज पर आपका। अब सबसे पहले आपसे राय जानना चाहता हूं, ये जो पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ है कैसा लगा सर? ये 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, आपकी पहली प्रतिक्रिया सीएनबीसी आवाज पर प्लीज शेयर करिए। गुड मॉर्निंग टू यू सर। वेरी गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। जब से सुना उसके बाद से थोड़ा सा एक्साइटमेंट था। सबसे पहले सवेरे उठा तो इसके बारे में सोचा था क्या क्या है इसमें, और अब डिटेल आएगा तो मालूम पड़ेगा 2-4 घंटे में। लेकिन वेल बिगन इज हाफ डन, मतलब जो साइज ऑफ द पैकेज है उससे सब लोग खुश हैं, बाजार भी खुश है। सो मेरे ख्याल से जो उन्होंने जो इम्पोर्ट की बात करते थे, जो आप अभी बात कर रहे थे, जो लोकल प्रोडक्शन की बात करते, आई थिंक जितने भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं और डिफेंस, मेरे ख्याल से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और डिफेंस के ऊपर बहुत बड़ा, अब किस ढंग से वो करेंगे प्रोटेक्शन, इसमें पैसे कम लगने वाले हैं। इसमें इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन की बात है कि इंपोर्ट बैरियर बढ़ाएंगे, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन बढ़ाएंगे, या कुछ आप एक्स्ट्रा इंसेंटिव देंगे यहाँ लोकल प्रोडक्शन के लिए, ये देखना पड़ेगा। लेकिन डिफेंस और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स दोनों ही पक्का दैट विल बी द टारगेट ऑफ पूरा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन जो है आपका, टेलीविजन, सेल फोन, जितने हैं सब पूरा इंपोर्ट हो रहा है। एंड ये सबसे बड़ा खतरा है। गोल्ड के बाद ये एक बड़ा इंपोर्ट आइटम है जो बढ़ते आ रहा है। तो मेरे ख्याल से सरकार की नज़र उसके ऊपर है और ये कुछ ना कुछ करेंगे उसमें, देखिए क्या करते हैं। जी अग्रवाल साहब, हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े बिल्कुल सुबह। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज कुछ साल में आपको आता हुआ दिखेगा, एकदम तो नहीं आ सकता, आपके हिसाब से इसको बैंकिंग के थ्रू रूट किया जाएगा जहां तक मेरी समझ है। आपके हिसाब से क्या क्या ऐसे फेरबदल हमें करने चाहिए बैंकिंग सेक्टर में जो इस पैकेज का हम पूरा फायदा उठा पाए पूरे इकोनॉमी में, और रुपए को भी फायदा हो और हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी कम हो? देखिए, जो लिक्विडिटी सपोर्ट की बात है काफ़ी दिन से चल रहा था। पहले देखिए 5-6 साल के जितने भी रिफॉर्म्स हुए उसमें लिक्विडिटी वाज वेरी मच शॉर्ट। इनफैक्ट इट वाज देयर वाज अ लैक ऑफ लिक्विडिटी एंड देयर वाज रिवर्स रिपो वाज ऑलवेज लाइक 1 लाख 2 लाख ऑलवेज शॉर्ट। अभी क्या हो रहा है कि 8, 8.5, 9 लाख करोड़ एक्स्ट्रा लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में बैठी हुई है और वो किसी को लैंड नहीं कर रहे हैं। तो सब बैंकर्स हर तरीके से उनको एडवाइस किए हुए हैं, वेल थॉट आउट प्रोसेस है कि कैसे क्रेडिट गारंटी सरकार दे ताकि बहुत कम कीमत में, जैसे आप यदि 10 लाख करोड़ का यदि आप क्रेडिट गारंटी देते हैं और उसमें 10% का फर्स्ट क्रेडिट लॉस देते हैं आप, तो वो 1 लाख करोड़ में आपका 10 लाख करोड़ का काम होगा। और यदि आप 2 लाख करोड़ या 3 लाख करोड़ का आप यदि क्रेडिट लॉस ले सकते हो तो उसके ऊपर आप 20, 25, 30 लाख करोड़ का आप काम कर सकते हैं। तो ये बहुत पावरफुल टूल है। इसके बारे में काफ़ी सजेशंस आए हुए हैं, देखिए किस फॉर्म में आता है। और लिक्विडिटी तो बैठी हुई है, तो जैसे आप क्रेडिट गारंटी देंगे मेरे ख्याल से वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। जो लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉ, ये 3 चीज़ की बात की है, उसमें मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा जोर उसके ऊपर आएगा। और बाकी लैंड, लेबर एंड लॉ, ये 3 चीज़ जो है ये नॉन फाइनेंशियल है। देखिए मतलब कहाँ तक सोच है, रिफॉर्म्स के लिए तो बहुत जगह है, लेकिन क्या क्या एक्ट जाते हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स होते हैं, वो डिटेल में मालूम पड़ेगा। रामदेव जी, तो ये लैंड, लेबर, लिक्विडिटी, लॉ और लोकलाइजेशन, ये जो थीम निकलकर सामने आई है, इसके बाद अब लोग सोच रहे हैं कि आखिर निवेश कहां करें। तो किसी भी माहौल में सबसे अच्छी बात होगी कि आप सही सेक्टर पकड़े जहां पे इस समय वैल्यूएशन सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है और जहां पे आप बहुत अच्छा पोटेंशियल देखते हैं। आपके हिसाब से वो 1 या 2 सेक्टर या थीम कौन सी है इस समय जहां पे आप अपने क्लाइंट्स को कह रहे हैं कि आप निवेश करें? देखिए, आज सवेरे ये जो स्टिमुलस पैकेज से लेके है, तो पहले तो आप स्टिमुलस पैकेज को बराबर से समझे क्या उन्होंने किया है। लेकिन मेरे को लगता है कि इसका सबसे बड़ा सपोर्ट आएगा फाइनेंशियल सेक्टर को। सबसे बड़ा सपोर्ट घूम फिर के फाइनेंशियल सेक्टर को आएगा। और डिमांड जो है इकोनॉमी में जो ख़त्म हो गई है या गिर गई है, उसको स्टिमुलस मिलेगा। और तीसरा, जो गवर्नमेंट के खुद के फाइनेंसेस जो स्ट्रेस है उसको भी ठीक करना होगा। सो सब मिला के जो जिस सेगमेंट में डिमांड आएगा, और दूसरा ये आपका बैंक्स को लेंडिंग सपोर्ट मिलेगा तो उनके बुक्स ठीक होंगे एंड दे कैन डू मोर बिजनेस। ये दोनों चीज़ आएगा। और तीसरा मुझे लगता है कि जो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन आएगा, जो लोकलाइजेशन की बात कर रहे हैं, उससे कई कंपनीज की कॉम्पिटिटिव पोजीशन सुधरेगी। जैसे आप बोलते हैं
कि भाई अक्रॉस द बोर्ड 10% इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी उन्होंने बाई चांस, आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड, ये 10% लगा दिया आपने, तो कई कंपनीज जो हैं वो इंडिया में ही बना रही हैं, लेकिन उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि यदि मान लो वो प्राइस 20 रुपये में बेच रहे हैं तो 22 रुपये में बेच सकते हैं। तो ये क्या है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इफ इट इज़ अ ब्लैंकेट इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो वो देखना पड़ेगा कि उसका इम्पैक्ट कैसे होगा। तो इसके लिए ये है कि जो डिटेल आ रहा है वो पहले पढ़ें, उसको समझें और फिर उसके बाद उसका इम्पैक्ट समझने की कोशिश करें। जी अग्रवाल साहब, एक प्रश्न और था, किस हिसाब से आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को देखते हैं, रोड्स कंस्ट्रक्शन सेक्टर को देखते हैं, सीमेंट स्पेस को देखते हैं? अगर 20 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे तो 25% तो इस तरफ भी जाएगा, पोर्ट्स को ठीक करने में, रोड्स बनाने में, नए नए एयरपोर्ट्स को दोबारा कंस्ट्रक्ट करने में। यहाँ पर आप किस तरीके का रुझान रखते हैं? वैल्यूएशंस लगभग 8 से 10 साल के लो पर चल रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में। देखिए, एक तो 20 लाख करोड़ खर्च नहीं करेंगे ये, इसमें से जो लैंड, लेबर, लिक्विडिटी, लोकलाइजेशन एंड लॉ की बात की है, उसमें लिक्विडिटी इज 10-12 लाख करोड़, तो उसमें या मे बी इवन मोर, मे बी 15 लाख करोड़ विल गो इन लिक्विडिटी। तो वो उसमें खर्चा इतना ज़्यादा नहीं आएगा बजट में। मेरे ख्याल से 4-5 लाख करोड़ का एक्चुअल फिस्कल स्टिमुलस आएगा, जिसमें वो चेक लिखेंगे इस साल में 20-21, शायद उससे भी कम हो। तो वो जो है उसमें देखिए, जो सीमेंट वगैरह का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो नहीं मालूम कि सरकार कितना खर्च कर पाएगी उसमें, लेकिन मुझे लगता है कि जो 28% वाला जो टैक्स लेवल है जीएसटी में, वो उसमें कुछ रिलीफ आ सकता है, और उस हिसाब से सीमेंट सेक्टर को काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। और डिमांड ऑफ कोर्स विल कम बैक बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और जो होम लोन वगैरह जो है वहाँ से भी डिमांड आए। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर से उसमें रिफॉर्म्स की ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब यानी पैसे की ज़रूरत कम है, लेकिन जो उसके जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है, जो जुडिशरी का प्रॉब्लम है, कहीं भी कोई डिस्प्यूट सेटल नहीं होता है, ये मतलब ये जो लॉज जो हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, स्टेट और हाई कोर्ट्स, प्रैक्टिकली जुडिशरी इज रनिंग द कंट्री, इस टाइप का हालत हो जाता है। कोई आप झगड़ा सुलटा नहीं कर सकते, आपका चेक बाउंस हो गया लेकिन आप उसको पकड़ नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें ठीक करनी बहुत ज़रूरी है। बहुत सही कहा आपने सर, और आपके विचार बहुत ही उम्दा होते हैं। मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहता हूं एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। और देखिए, जब 1.7 लाख करोड़ रुपए का पहला पैकेज भी अनाउंस किया गया था सरकार द्वारा, तब भी पैसा सीधे किसानों के पास, गरीबों के हाथ में दिया गया था। और आज जो CNBC आवाज ने सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर सुबह 8 बजे ब्रेक करी है, उसमें भी यही कहा है कि जो सरकार है इसमें एग्रो सेक्टर के ऊपर करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च करने वाली है। रामदेव सर, आपको बता दूं, CNBC आवाज ने जो स्टोरीज पिछले कुछ दिनों में ब्रेक करी हैं, हूबहू वैसी हुई हैं। MSME सेक्टर को 2.8 लाख करोड़ रुपए और एग्रीकल्चर सेक्टर को 3.5 लाख करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट होगा। NBFC सेक्टर को 1 लाख करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। ये है ब्रेकअप वो 20 लाख करोड़ रुपए में से जो हमारे हाथ अभी तक लगा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में सर आप कौन सी कंपनियों के ऊपर और किस तरह की थीम्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में फर्टिलाइजर सेक्टर ने रिकॉर्ड उत्पादन दिखाया है। पिछले कुछ दिनों में बहुत ही पॉजिटिव खबरें आई हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ से। इस सेक्टर पर आपके विचार सर? देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर और यू कैन से रूरल सेक्टर, इसमें क्या इम्पैक्ट भी बहुत कम हुआ है। कोविड का इम्पैक्ट जो बहुत ही कम हुआ है। और एक तो ये बहुत अर्बन प्रॉब्लम है, रूरल में टेस्टिंग हो रहा है या उसका स्प्रेड बहुत कम है। और वहाँ पर जो खेती किसानी है वो बहुत स्मूथ ढंग से चल रही थी और बम्पर क्रॉप है। सो एक्चुअली दे आर नॉट इम्पैक्टेड। लेकिन पहला पैकेज में उधर ही गया है। दूसरा पैकेज में आप बोल रहे हैं 3.5 लाख करोड़, दैट इज ऑलमोस्ट 1.5-2% ऑफ द GDP, वो भी उसी तरफ जाएगा। तो रूरल डिमांड में बहुत बड़ा बूस्ट आएगा। अब रूरल डिमांड में क्या क्या आता है? एक तो पहली बार डायरेक्ट आएगा आपका ट्रैक्टर आएगा, फर्टिलाइजर आएगा, पेस्टिसाइड्स आएगी। ये 3 चीज़ तो क्लियरली एग्रो रिलेटेड है, तो उसमें डेफिनेटली डिमांड आएगा। तीसरा, आपका जो वहाँ का कंज्यूमर गुड्स डिमांड है, पर्टिकुलर ड्यूरेबल्स का डिमांड जो है, आपके जो चीप मोटरसाइकिल्स हैं, मोटरसाइकिल विल बी मोटरसाइकिल, एंट्री लेवल कार्स, मारुति की कार्स जो हैं, ऑटोमोटिव साइड में डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आएगा। और सो ऐसे एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट जितने FMCG हैं, उसमें आज के दिन में 50% वहाँ से डिमांड आता है। तो वहाँ डिमांड बहुत अच्छा हो सकता है, बिस्किट्स के डिमांड बढ़ सकते हैं। तो बेसिकली
60% ऑफ द पॉपुलेशन इन रूरल इंडिया, तो उनका यदि परचेसिंग पावर उनके हाथ में दोगे तो जो भी वो खरीद सकते हैं उसको, वो सब बिजनेसेस में डेफिनेटली अंतर पड़ेगा। चलिए, अग्रवाल साहब, हमेशा की तरह आपके साथ जुड़कर बहुत अच्छी तरीके से बाजार की समझ और बढ़ती है। CNBC आवाज़ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। जो सेक्टर्स आपने बताया उस पर हम लोग ज़रूर ध्यान देंगे, और ये मैं मान के चलता हूँ कि मीडियम टर्म में ये पैकेज हमारे देश की इकोनॉमिक तकदीर तो कम से कम बदलती हुई हमें दिखेगी। हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। आइए बाजार